हाँ साथियों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पूरन सिंह है। हम ट्राइबल जिलों में डिस्ट्रिक्ट में मैं टीकाकरण अधिकारी हूँ और मेरे साथ डॉक्टर नरेंद्र पवैया सर बैठे हैं। इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में कई साल से टीके लगवाए हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ कि सर गर्भवती ज़्यादा समय न लेते हुए बताऊँगा कि जो लड़कियाँ गर्भवती होती हैं उनको कौन से 2 टीके और कब लगाने होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पवैया हूँ, जिला टीकाकरण अधिकारी धार हूँ। विगत कई वर्षों से मैं टीकाकरण अधिकारी का कार्य देख रहा हूँ। धार जिला 13 विकासखंडों का सबसे बड़ा जिला है। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि गर्भवती माता को सबसे पहला जो टीका लगाया जाता है वो टेटनस और डिप्थीरिया का टीका होता है। यह टीका जैसे ही गर्भ का पता चले पहला टीका लगाना चाहिए और दूसरा टीका 1 महीने के अंतराल से लगना चाहिए। तो गर्भावस्था में उसको 2 टीकों की आवश्यकता होती है। अगर कोई ऐसी महिला जो कि पिछले 3 साल के अंदर वापस से गर्भवती हुई है तो उसको एक ही टीका लगाने की ज़रूरत होगी, जिसको कि हम टीडी का बूस्टर टीका बोलेंगे। थैंक यू सर। मैं गर्भवती की देखभाल का इस समय नहीं बताऊंगा, बाद में हम कभी समय मिलेगा तो इसका करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग गर्भवती की जांच कराएंगे और जो हाई रिस्क निकलेगी उसको हाई रिस्क की तरह से आप अपने जो डॉक्टर हैं वो आपको सलाह देंगे। मैं सर से ये निवेदन करता हूँ कि जैसे ही बच्चा हो, और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप बच्चे जो गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हॉस्पिटल में कराएं। तो सर हॉस्पिटल में हमें डिलीवरी होते ही हमें बच्चे को क्या वो देना है टीके और उसको स्तनपान के बारे में भी थोड़ा बताएं। यह सही है कि नवजात शिशुओं के जन्म के पहले गर्भवती माता की उचित देखभाल होना चाहिए। जहाँ तक सवाल आपने कहा कि 4 जांचें, तो 4 जांचें न्यूनतम हैं, उससे ज़्यादा भी जांचें की जा सकती हैं। जितनी ज़्यादा जांचें होंगी और समय पर नियमित अंतराल से होंगी तो निश्चित तौर से उसके अंदर होने वाला कोई जोखिम वो समय पर पहचाना जा सकेगा और उसका उपचार किया जा सकेगा। निश्चित तौर से गर्भवती महिला की अगर अच्छी जाँच होती है और गुणवत्तापूर्वक जाँच होगी, समयबद्ध जाँचें होंगी तो शिशु के अंदर होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। निश्चित तौर से कई हम ये देखते हैं कि जो नवजात होते हैं 24 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो जाया करती है। तो इस तरह से शिशु और बाल मृत्यु दर को रोकने की दिशा में सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि गर्भवती माताओं की अच्छी तरह से जांचें हों। उन जांचों के बाद में जो पर्याप्त टीकाकरण होगा और अस्पताल के अंदर ही डिलीवरी होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है। ये कि उसके अंदर जो है गुणवत्तापूर्वक जो है डिलीवरी होगी। डिलीवरी होने से ये निश्चित किया जा सकेगा कि माँ और शिशु के जीवन की रक्षा हो सके और उनके अंदर होने वाला कोई जोखिम है उसको हम समय पर रोक सकें। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि एक माँ अथवा एक स्त्री केवल जीवन में एक बार जन्म नहीं लेती। जब भी वो किसी नए जन्म को देती है तो निश्चित तौर से उसका दूसरा जन्म होता है। तो ये अत्यंत ही जोखिमपूर्ण कार्य है जो कि कई जगह पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। अगर इसको सरकारी अस्पताल के अंदर अथवा ऐसा प्राइवेट अस्पताल जहाँ पर कि सभी सुविधाएं हों, वहाँ अगर जो है जन्म की प्रक्रिया होगी तो निश्चित तौर से इस तरह के जोखिम को रोका जा सकेगा। कल के ही समाचार पत्रों के अंदर यह विवरण है कि 10,000 से ज़्यादा जो है माताएँ जन्म के दौरान, शिशुओं को जन्म के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई। और पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश जो है माओं की मृत्यु में दूसरे नंबर पे है। असम राज्य के बाद में मध्य प्रदेश का नंबर आता है और सारी शासन की योजनाएं चल रही हैं, उसके बाद भी उनका यथोचित लाभ क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है। हम सब की कोशिश ये रहे कि उन तक जो है ऐसी सुविधाएं मिलें जो कि वर्तमान में अभी अस्पतालों के अंदर मौजूद हैं। जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है इसके अंदर काफ़ी सारी सुविधाएं हैं जो कि लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके अंदर एक प्रसूता है, उसका आना जाना फ्री है, खाना पीना रहना फ्री है, गोली दवा इंजेक्शन डॉक्टरी जांच परीक्षण ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा जो कि अधिकांश महिलाएं ऐसी परिस्थिति से आती हैं जिनके पास में उनकी मजदूरी के लिए जो है पैसे नहीं होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो उनकी स्थिति को बेहतर बनाए जाने के लिए ये कोशिश रहेगी कि उनको जो है और रहेगी क्या उनको ये शासन के द्वारा क्षतिपूर्ति भत्ता भी दिया जाता है। और ये सारी की सारी जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंदर ही दी जाने वाली सुविधाएं। और पहले किसी समय में यह 30 या 35% महिलाएं ही शासकीय अस्पतालों या किसी अन्य संस्थागत प्रसव कराती थी, लेकिन आज की तारीख में जब से ये कार्यक्रम चला है तब से 95-96% जो है डिलीवरी जो है अस्पतालों के अंदर हो रही हैं। निश्चित ही
ये शासन की एक अच्छी पहल है और इसके सकारात्मक नतीजे दिखने भी आ रहे हैं। सर बच्चा, ये सारी जो व्यवस्था आपने बताई है, बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन ये जो है एक जो हमें उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी आप कराएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में कराएं या कहीं भी, उसकी सारी जांचें कराएंगे, उसकी जो इतने सप्लीमेंटेशन है वो भी आप देंगे। हमें चाहे हो गया हमारे पास जो बच्चा हुआ, और बच्चा नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए उसका जन्म के समय, और उसका उम्र कितने गर्भावस्था के बाद बच्चा नॉर्मल होता है, और उसको पैदा होते ही कौन से टीके लगाएंगे हम प्रसव कक्ष से मैं या प्रसव के तुरंत बाद, ये बताने का औसत शिशु का जन्म जो है 2.25 किलो से लेकर के 3.25 किलो तक का होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले होने वाली बीमारियों की सुरक्षा के लिए ओरल पोलियो की खुराक दी जाती है। 2 बूंद जिंदगी की जिसको कहा जाता है, सभी लोग जो है आज गांव का व्यक्ति जो है 2 बूंद जिंदगी के महत्व को समझता है, तो पोलियो की 2 खुराकें देकर के उसको पोलियो बीमारी से सुरक्षा दी जाती है। इसके अलावा BCG का टीका लिया जाता है जो कि जानलेवा टीबी से बच्चे की सुरक्षा करता है, और ख़ासतौर से गंभीर किस्म की टीबी से बच्चे की आजीवन की सुरक्षा करता है, और यह शिशु को लगाया जाता है। इसके अलावा बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो है लीवर के संक्रमण के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, और जिसकी वजह से लीवर में कैंसर और सिरोसिस जैसी स्थिति निर्मित होती है। तो शिशुओं को इस तरह की बीमारी से बचाया जा सकता है। टीका सर कितने समय में लग जाना चाहिए डिलीवरी जन्म के? संस्थागत प्रसव के अंदर 24 घंटे के अंदर ये टीका लगाया जाना चाहिए, और हो सके तो 12 घंटे में लगाने का कोशिश करें। साथियों, मैं सर से एक आग्रह करता हूँ कि बच्चा होने के कितने देर के बाद उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए? माँ का दूध यथासंभव बहुत जल्दी पिलाना चाहिए। हम सब ने पशुओं की डिलीवरी देखी है जिसमें एक गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, बछड़ा ज़मीन के ऊपर गिरता है, तुरंत जा कर के जो है माँ का दूध पीता है, और माँ भी उसको दुलारती है, और उससे क्या होता है कि माँ की जो प्लेसेंटा, जिसको कि हम सामान्य भाषा में आवल बोलते हैं, बहुत जल्दी गिरती है, और माँ का जो है ब्लीडिंग रुकता है। तो इससे उसमें एनीमिया का खतरा जो है कम होता है। इसके साथ में ऑक्सीटोसिन किस्म का हार्मोन जो प्राकृतिक रूप से बनता है वो अपना असर करता है, और उसको दिमाग की तरफ से संकेत मिलता है, उससे माँ का जो है दूध भी जो है बढ़ जाया करता है, और उसके बाद में उसका जो बच्चेदानी है वो भी सामान्य अवस्था में तेज़ी के साथ में आती है। आज आप ये देखें कि एक गाय अथवा एक पशु वो तुरंत अपने बच्चे को जो है जन्म देने के बाद में दूध पिलाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रसूताओं को ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि तुरंत अपना दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हम पशुओं पक्षियों से भी सीख सकते हैं। सर, प्रकृति प्रदत्त जो है उपहार है हमको। सर अब ये बताइए, स्तनपान उन्हें लगातार पिलाना है 6 महीने तक, और वरन में हम टीकाकरण के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सर 6 सप्ताह अथवा 1.5 महीने के बाद हम जो टीके बच्चे को लगवाते हैं वो टीके कहाँ और कौन से उपलब्ध होते हैं, और उन टीके के नाम भी बता दें, और वो कौन सी बीमारी है? सामान्य तौर पर ये टीके जो है 1.5, 2.5 और 3.5 माह की आयु में लगाए जाते हैं। इनको याद रखने के लिए हमको 3, 5, 3 इस तरह से एक आंकड़ा याद रखना चाहिए। 3 टीके तो वो है जो जन्म के तुरंत बाद लगाए गए, उसके बाद में 1.5 महीने की आयु में 5 टीके लगाए जाएंगे। इन 5 टीकों के अंदर 2 टीके ऐसे होंगे जो कि मुंह के द्वारा दिए जाएंगे, जैसे कि ओरल पोलियो हो गया, रोटावायरस हो गया। ओरल पोलियो हम सबको ये मालूम है कि पोलियो बीमारी सुरक्षा देता है। रोटावायरस का डायरिया को प्रिवेंट करेगा, उसको जानलेवा जो डायरिया है उससे बचाने के लिए रोटावायरस की खुराक दी जाती है। इसके अलावा पेंटा की खुराक दी जाती है। पेंटा एक टीका है, लेकिन वो 5 बीमारी से सुरक्षा देता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिप का टीका। तो ये पाँचों की पाँचों बीमारियां जानलेवा हैं, इनसे सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा ओरल पोलियो दे करके तो हम पोलियो से सुरक्षा दे ही रहे हैं। इसके अलावा इंजेक्शन रूप में भी जो पोलियो की खुराक बच्चे को दी जाती है, जो कि निश्चित तौर से ज़्यादा प्रभावी होती है। और पिछले कुछ सालों में, पहले तो ये विकसित देशों में ही दिया जाता था, लेकिन भारत सरकार ने इस दिशा में बहुत अच्छी पहल की है, और उनके माध्यम से ये टीका जो है इंजेक्शन के माध्यम से जो है शिशुओं को दिया जा रहा है। इसके अलावा एक PCV का टीका है जिसको कि न्यूमोकोकल वैक्सीन का टीका बोलते हैं, जो कि निमोनिया से बचाता है और मेनिंजाइटिस से बच्चे की सुरक्षा देता है। सर, और साथ में सेप्टिसीमिया से बच्चे की सुरक्षा देता है। हमने 1.5 महीने का लगा दिया, फिर उसके 4 सप्ताह बाद दूसरा लगाएंगे, या 2.5 महीने का? 2.5 महीने की आयु में फिर वापस से हम 3 टीके देंगे, जिसमें कि ओरल पोलियो शामिल है और रोटावायरस की खुराक शामिल है। इसके अलावा पेंटा का टीका शामिल है। और सर फिर 3.5 महीने पे 3.5 महीने में वही टीके जो कि 1.5 महीने की आयु में लगाए गए हैं, वही 3.5 महीने की आयु में लगाए जाएंगे। इसके बाद में 9 महीने की आयु के अंदर MR का टीका लगाया जाएगा, विटामिन A की खुराक दी जाएगी। और सर 1 साल के बाद में फिर हम कौन से टीके लगाएंगे? इसको 1 साल के बाद में जो टीका लग जाता है, कंप्लीट हो जाते हैं,
तो उससे जो है उसको क्या बोलते हैं हम, FIC? एक साल की अवधि के अंदर लगाए जाने वाले टीकों को हम जब पूर्ण टीकाकरण कहते हैं। इसके अलावा 1 साल के बाद में और 2 साल के बीच में जो टीका लगाया जाता है उसको संपूर्ण टीकाकरण अभियान कहते हैं। खासतौर से इसके अंदर 16 से 24 महीने की आयु के अंदर जो MR2 का टीका लगाया जाता है, DPT का टीका लगाया जाता है। और सर 5 साल में कौन सा टीका लगाएंगे हम? 5 साल की आयु में DPT का टीका लगाया जाएगा, जिसको कि हम DPT का बूस्टर बोलेंगे। और 10 या 11 10 और 16 साल की आयु में TD का टीका लगाया जाएगा। TD वही टेटनस और डिप्थीरिया का टीका। साथियों, डिप्थीरिया और टेटनस ऐसी बीमारी है जिससे हम किसी को बचा नहीं सकते, डॉक्टर भी नहीं बचा सकते। इसका बचाव है टीका। और हम सर बच्चे को 1 साल का और 2 साल तक के बच्चे को या 5 साल तक के को पूर्ण टीकाकरण कर दें, सारे टीके दे दें, तो हमारी जो IMR, MMR, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर कितनी कम हो जाएगी। निश्चित तौर से इसके अंदर बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देखने में आया है और टीकाकरण अभियान की इसके अंदर महती भूमिका है। जहाँ तक सवाल है टीकाकरण का, तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंदर ये सारे के सारे टीके गुणवत्तापूर्वक हैं और एक एक गाँव तक, एक एक फलिए तक ये टीके निःशुल्क रूप से जो है मौजूद हैं और एक नियमित अंतराल के बाद में इनकी सूचना दी जाती है और आशा कार्यकर्ताओं और ANM बहनों के माध्यम से टीका लगाया जाता है। ANM बहनें जो है पूर्ण तौर से प्रशिक्षित हैं, जिनको कि कम से कम 1.5 वर्ष का प्रशिक्षण इस कार्यक्रम के लिए दिया गया है और मुख्य तौर से उनकी सेवाएं जो टीकाकरण कार्यक्रम के अंदर प्रदान की जाती हैं। थैंक यू सर। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को आप टीके लगवाएं, दूध पिलाएं माँ का शीघ्र ही और अस्पताल में डिलीवरी कराएं। साथियों, होम डिलीवरी करने से कुछ बच्चों को न्यूनेटल टिटनेस हो जाती है। उससे ऐसी कई चीज़ों से हम बचाने के लिए आपको ये हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हमें ये कमेंट करके बताना कि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो हम ऐसे और वीडियो स्वास्थ्य के क्षेत्र के और आपको प्रेषित करेंगे। धन्यवाद साथियों, मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग खुशहाल रहेंगे। धन्यवाद सर।